सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हैं, कहता है जी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या हुआ, कहता है जी एक ऐसा सिस्टम जो दो लोगों को आपस में मिलवाए, एक वो जिसके पास फंड्स अवेलेबल है और दूसरा वो जिसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो जी जो सिस्टम दो लोगों को आपस में मिलवा रहा है, दोनों जरूरतमंद है, एक वो जिसके पास फंड्स है और वो फंड्स इन्वेस्ट करना चाहता है, और दूसरा वो जिसके पास बिजनेस प्रोजेक्ट है, जिसके पास आइडिया है लेकिन फंड्स नहीं है, उसे फंड्स चाहिए, राइट। तो फाइनेंशियल सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम इज द सिस्टम that allows the transfer of money between the savers, means who have idle funds, and borrowers who are in need of the funds. अब जी जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है, फाइनेंशियल मार्केट्स फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है, फिर जी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये सब फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। और किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल में हर बिजनेस के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर हम बात करते हैं बड़े बिजनेसेस की, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस चाहिए, तो कोई भी शायद सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, हर किसी को फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए 1000 करोड़ रुपीस चाहिए, तो क्या सोल प्रोप्राइटरशिप पॉसिबल है? द आंसर इज नो। किसी इंडिविजुअल के पास इतना ह्यूज अमाउंट अरेंज कर पाना, अगर अरेंज हो भी जाए तो एक्चुअल में इतने ह्यूज अमाउंट का रिस्क ले पाना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करता हूं HUF की, तो उसके लिए पॉसिबल है? द आंसर इज नो। इवन एक फैमिली के लिए भी इतना ह्यूज अमाउंट का रिस्क लेना पॉसिबल नहीं है। पार्टनरशिप की बात की जाए तो भैया हमारा कंपनी लोग कहता है कि पार्टनरशिप मैक्सिमम 50 पार्टनर्स की हो सकती है, इससे ज्यादा पार्टनर्स की पार्टनरशिप नहीं हो सकती। अब जी 50 पार्टनर्स इतना ह्यूज अमाउंट अरेंज कर पाए, और पार्टनरशिप के केस में तो सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या है कि हर पार्टनर को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, हर पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, म्यूचुअल एजेंसी। तो अगेन वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं पब्लिक फंड्स की तरफ। पब्लिक फंड्स का मतलब क्या हो गया कि सिक्योरिटीज इशू करके, जैसे कि शेयर्स, जैसे कि डिबेंचर्स, इनको इशू करके फंड्स रेज किए जाए। क्योंकि इस स्ट्रक्चर में बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इवन 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इवन 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इवन 10 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से भी हम लोग जितना मर्जी फंड्स इकट्ठा कर सकते, राइट। अगर पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करेगी तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने पॉसिबल नहीं है, और अगर किसी भी इकोनॉमी में बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं लगेंगे तो इकोनॉमी की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए फाइनेंशियल सिस्टम किसी भी इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल सिस्टम पर विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। अगर मुझे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं है, मान के चलिए मुझे लगता है कि पता नहीं कब स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगी, पता नहीं कब शेयर के रेट क्रैश हो जाएंगे, तो मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा। और अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मेरे फंड्स आइडल पड़े रहेंगे, तो इकोनॉमी की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, राइट। आ जाइए जी, फाइनेंशियल सिस्टम इज द बेस ऑफ एवरी इकोनॉमी, मतलब एवरी कंपनी। इफ फाइनेंशियल सिस्टम इज नॉट रेगुलेटेड and organized, flow of funds in the economy may be affected, and this will directly affect the growth of the country. Therefore, it is very important to regulate and organize the financial system of the country. ठीक है। अब जी फाइनेंशियल सिस्टम में हमने कहा जी फाइनेंशियल मार्केट्स भी आती है, फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स भी आते हैं। फाइनेंशियल मार्केट से हमारा क्या मतलब है? कहते हैं जी अगर हम देखें तो फाइनेंशियल मार्केट को दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। फिर मैंने यहां पर दिखा रखा है जी कैपिटल मार्केट को दोबारा से क्लासिफाई किया जा सकता है सिक्योरिटीज मार्केट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म लैंडिंग एंड बोरोइंग।
तो सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट इज अ मैकेनिज्म that allows the channel for allocation of savings to investment, raising and managing short-term and long-term funds by issuance of various type of instruments, जिन्हें हम financial instruments कहते हैं. जैसे कि shares क्या है, financial instruments, bond क्या है, financial instrument, right? तो instrument and securities. Financial market is the mechanism that allows the buying and selling, मतलब trading of financial securities, commodities and other fungible item at a low transaction cost and at price that reflects the efficient market hypothesis. थोड़ा सा टेक्निकल हो गया. अगर फॉर द टाइम बिंग हम लोग, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, मान के चलें बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में चीज़ों को समझे, तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब एक ऐसी मार्केट जहां पर हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील कर सकते, और वो मार्केट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो मार्केट एफिशिएंट होनी चाहिए, जहां पर ट्रांजैक्शंस टाइमली एग्जीक्यूट की जा सकती है. अगर मैं कोई शेयर्स परचेज करता हूं आज की डेट में और मुझे उन शेयर्स की डिलीवरी मिल रही है 2 महीने बाद, भैया 2 महीने में तो पता नहीं कितनी बार प्राइस ऊपर चला जाएगा, कितनी बार प्राइस नीचे आ जाएगा, मेरे हाथ से कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज छूट जाएगी. तो भैया ऐसी फाइनेंशियल मार्केट को हम एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट नहीं कह सकते. अगर मुझे अपने फंड्स इन्वेस्ट करने हैं और मुझे बीच में किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ रहा है, और ब्रोकर कह रहा है ठीक है जी आपके फंड्स तो मैं इन्वेस्ट करवा दूंगा, आपसे 2% कमीशन लूंगा, 100 रुपए में से 2 रुपए तो ब्रोकर खा गया. वहीं पर ब्रोकर इन्वेस्टर से, मतलब जिसको फंड्स चाहिए, उसको कह रहा है भैया 2% कमीशन लूंगा, फंड्स तो मैं अरेंज करवा दूंगा. तो इसका मतलब 100 रुपए मेरे पास से चले और एक्चुअल में सामने वाले के पास सिर्फ 96 रुपीज पहुंचे, बाकी के 4 रुपए तो ब्रोकर खा गया. क्या ऐसी मार्केट एफिशिएंट मार्केट है? नहीं जी, ऐसी मार्केट एफिशिएंट मार्केट नहीं. तो एफिशिएंट मार्केट का मतलब जहां पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट लो हो. अगर मैं 100 रुपए उधार दे रहा हूं तो जिसको उधार मिल रहा है उसको लगभग 100 रुपए ही मिले. अगर बीच में कोई ब्रोकर है भी तो लेट्स से 0.1% कमीशन ले ले जी, 0.2% कमीशन ले ले, ऐसा तो नहीं है ना 4% कमीशन ले ले. जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी फाइनेंशियल मार्केट उतनी ही कम एफिशिएंट होगी और उतना ही कम आउटपुट आएगा. सीधी सी बात, राइट? चलिए जी, फाइनेंशियल मार्केट को हमने कहा कि जी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, या तो मनी मार्केट हो सकती है या कैपिटल मार्केट. अब जी मनी मार्केट का मतलब कहता है जी एक ऐसी मार्केट जहां पर एक्चुअल में शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई किया जाता है. शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स का मतलब जैसे कि टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश, तो लिक्विडिटी नीड्स जिसे हम कहेंगे, वर्किंग कैपिटल नीड्स हम कह सकते हैं, उसको सेटिस्फाई किया जाता है. ऐसी मार्केट को हम मनी मार्केट कहते हैं. जैसे मान के चलते हैं जी 2 बैंक की ब्रांचेज है, ए और बी. अब जी ए के पास कैश अवेलेबल है, लेकिन एकदम से कोई क्लाइंट आ जाता है, लेट्स से ए जो ब्रांच है वो अपने पास एट ए टाइम 100 करोड़ रुपीस का कैश रखती है, लेकिन एकदम से ए का कोई मेजर क्लाइंट आ जाता है जो कहता है जी मुझे तो 500 करोड़ रुपए का कैश अभी के अभी चाहिए. तो उस सिचुएशन में ये जो ब्रांच है ये दूसरे बैंक के ब्रांच से टेम्परेली 400 करोड़ या 500 करोड़ उधार लेगी टेम्परेरी तौर पर कि जी आज दे दीजिए, मैं अपने क्लाइंट को वापस नहीं भेज सकती, अदरवाइज मार्केट में इंप्रेशन क्या जाएगा कि मेरे बैंक के पास पैसे नहीं और बैंक बैंकरप्ट हो गया, तो मुझे आप इमीडिएटली दे दीजिए 500 करोड़ रुपए, लेट्स से 24 आवर्स के लिए, कल मैं आरबीआई चेस से पैसे निकलवा के आपको वापस डिपॉजिट करवा दूंगा. तो ये जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई की जाती है जिस मार्केट में, उसे हम बेसिकली मनी मार्केट कहते हैं. इट रेफर्स टू द मार्केट वेयर बोरोवर्स एंड लेंडर्स exchange funds to satisfy their short term requirements, generally to resolve their liquidity needs. तो मनी मार्केट में मैक्सिमम हम मान के चलते हैं जो ट्रांजैक्शंस होती है वो मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होती है, मतलब आपस में जो देई लेई होती है फंड्स की वो मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होती है. और जो ट्रांजैक्शंस होती है दैट मे बी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ट्रांजैक्शंस. इंस्ट्रूमेंट बेस्ड का मतलब क्या हो गया, जैसे कि कमर्शियल पेपर, एक कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर रही है लेट्स से 1 साल के लिए और कमर्शियल पेपर के बेसिस पर फंड्स रेज कर रही है. या मैंने कहा कि विदाउट इंस्ट्रूमेंट, जैसे 2 ब्रांचेस के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है तो वहां पर ऑन कॉल ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं इशू किया जा रहा, राइट? तो मे बी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड, मे बी ऑन कॉल.
तो मनी मार्केट इज अ होल सेल डेट मार्केट। जिन वर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनको आपको दिमाग में रखना है। इन छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि जी मनी मार्केट इज अ होल सेल डेट मार्केट जनरली डील्स विद द हाई लिक्विड एंड लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स एंड बॉन्ड्स ऑफ शॉर्ट टर्म। जनरली मनी मार्केट के अंदर हम जैसे इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट नहीं करते हैं। मनी मार्केट को डोमिनेट कर रखा है गवर्नमेंट ने, बैंक्स ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने। तो ये लोग आपस में अपनी शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं मनी मार्केट में। ड्यू टू होल सेल मतलब बहुत ह्यूज क्वांटिटी में ट्रांजैक्शंस होती है। जैसे मैंने सीधा क्या एग्जांपल लिया कि भैया एक बैंक की ब्रांच को 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो दूसरे बैंक की ब्रांच से उधार ले रही है सीधा 500 करोड़ रुपए। तो ड्यू टू होल सेल मार्केट एंड हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जनरली द प्रोपोर्शन ऑफ डीलिंग ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स मनी मार्केट के अंदर बहुत कम होते हैं, ना बराबर, राइट। कॉर्पोरेट ऑल्सो डील इन दिस मार्केट। और कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट यहां पर शो करने के लिए कमर्शियल पेपर। जनरली कॉर्पोरेट्स भी मनी मार्केट के अंदर डील नहीं करते। तो जी मनी मार्केट के कुछ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्पेसिफिकली ट्रेजरी बिल्स। हाँ गए, चलो गवर्नमेंट ये रहे, ठीक है, जो जनरली 3 मंथ्स के लिए होते हैं, 6 मंथ्स के लिए होते हैं, 1 ईयर के लिए होते हैं। तो गवर्नमेंट जो अपना फिजिकल डिफिक्ट है या शॉर्ट टर्म डिफिक्ट है पैसों का, वो पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स रेज करती है बाय इशूइंग द टी बिल्स या शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उसके बाद मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। जैसे मैंने कहा, एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच से कॉल पर कहा कि भैया 500 रुपए की खड़े पाव जरूरत है, अभी की अभी दे दीजिए, मैं आपको कल दे दूंगी। तो इवन कोई एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया जा रहा, कोई इंस्ट्रूमेंट भी इशू नहीं किया जा रहा। बिल रीडिस्काउंटिंग, जैसे कि मान के चलिए ए के पास नेगोशिएबल बिल्स है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज। ए अपने बैंक के पास जाता है उन बिल को डिस्काउंट करवाने के लिए। अब बैंक के पास बहुत सारे बिल्स हो गए हैं, ए के, बी के, सी के। तो बैंक इन बिल्स को आगे रीडिस्काउंट करवाता है किसी और बैंक से या आरबीआई से। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ये मनी मार्केट ट्रांजैक्शन है, राइट। तो आई थिंक मनी मार्केट ट्रांजैक्शन थोड़ी थोड़ी आपके माइंड में क्लियर है, जहां पर हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जनरली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और ये जो ट्रांजैक्शंस होती है ये बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में होती है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए फंड्स रेज कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स फंड नहीं रेज कर रही, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए फंड्स रेज कर रही, ठीक है। तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर शॉर्ट नोट आता है 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, तो आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन कर सकते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की? लो डिफॉल्ट रिस्क, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड, जनरली हम मान के चलते हैं 1 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए जहां ट्रांजैक्शंस की जाती है। हाई मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो मार्केट में इजीली आप सेल कर सकते हैं, इजीली उनको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और मिनिमम ट्रांजैक्शन, ठीक है। क्या हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे आपके सिलेबस में? द आंसर इज नो। अगर हम आपका सिलेबस देखते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट्स डिफाइन किए गए हैं वो पार्ट 2 में डिफाइन किए गए हैं। पार्ट 2 के अलावा इंस्ट्रूमेंट्स कहीं भी डिफाइन नहीं किए गए। और जब हम पार्ट 2 देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए इक्विटी शेयर्स के बारे में बताया जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताया जा रहा है, शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, कॉर्पोरेट डेट, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, पार्टली या फुल्ली या ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एफसीसीबीज, राइट। तो इनके बारे में बताया जा रहा है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है, डेरिवेटिव्स है, वारंट्स है। लेकिन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। तो आपको सिर्फ एक शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को याद रखना है कि अगर एक शॉर्ट नोट आ जाए एग्जाम में मनी मार्केट पर या मनी मार्केट के ऊपर, तो वहां पर आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है जी। मेजरली हमें क्या पढ़ना है इस सब्जेक्ट के अंदर? कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ना है। कैपिटल मार्केट का मतलब एक ऐसी मार्केट जहां पर कैपिटल के फॉर्म में फंड्स रेज किए जा रहे हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस समझिए, यहां पर मैंने डिस्टिंक्शन बड़ा क्लियर कट दे रखा है। जहां पर हम लोग पैसा उधार ले रहे हैं या अरेंज कर रहे हैं और हमें उस पैसे से अपनी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल नीड सेटिस्फाई करनी है।
अपनी लिक्विडिटी नीड सेटिस्फाई करनी है। फॉर द टाइम बिंग फिस्कल डिफिक्ट है, मतलब जितना सोचा था उतना पैसा सामने से नहीं आया, थोड़ा कम पड़ गया, तो उस डिफिक्ट को फॉर द टाइम बिंग हमें सेटिस्फाई करना है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम फंड्स रेज कर रहे हैं तो मनी मार्केट। लेकिन जहां पर हमें कैपिटल स्ट्रक्चर खड़ा करना है, पूरा एक प्रोजेक्ट खड़ा करना है, पूरी फैक्ट्री लगानी है भैया, नई कंपनी एस्टेब्लिश करनी है, कम से कम यार 3-4 साल के लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए, अगर वहां पर हम फंड्स अरेंज कर रहे हैं तो कैपिटल मार्केट, राइट। तो कैपिटल मार्केट नाम ही अपने आप में क्या दिया गया, कैपिटल। आप फंड्स रेज कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, लॉन्ग टर्म। कैपिटल का मतलब ही क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन एनी कंसर्न, राइट। So that part of financial system which concerned with the raising of capital by dealing in shares, bonds या फिर long term investment। अच्छा, मान के चलिए कोई कंपनी किसी बैंक के साथ डील करती है और बैंक से कंपनी लेट से 7 years के लिए 100 करोड़ रुपीस बोरो कर रही है 7 years के लिए। तो ऑल दो आपको लगेगा कि यार ये मनी मार्केट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए क्योंकि यहां पर बेसिकली सिक्योरिटीज इशू नहीं की जा रही है, लेकिन ये मनी मार्केट ट्रांजैक्शन नहीं है, इसे हम कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे। सबसे पहली बात तो कौन फंड्स रेज कर रहा है, कॉर्पोरेट फंड्स रेज कर रही है, और 7 साल के लिए अगर फंड्स रेज किए जा रहे हैं तो बट ऑब्वियसली बात है वर्किंग कैपिटल सेटिस्फाई करने के लिए तो फंड्स रेज नहीं किए जा रहे, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने के लिए तो फंड्स रेज नहीं किए जा रहे, वो कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए फंड्स रेज किए जा रहे होंगे। 7 साल मतलब कोई ना कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है, कोई नई कंपनी एस्टेब्लिश करनी है, राइट। तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करने के लिए फंड्स रेज किया जा रहा है, तो कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन कंसीडर की जाएगी। तो जी कैपिटल मार्केट को हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सिक्योरिटी मार्केट और एक अदर फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग या फाइनेंसिंग, राइट। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया ये क्या है, अदर फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग और फाइनेंसिंग। जो सबसे पहले मैंने चार्ट दे रखा है आपको, अगर उस चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल मार्केट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। फिर कैपिटल मार्केट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, सिक्योरिटी मार्केट एंड अदर फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म लैंडिंग एंड बोरोइंग। इसका मतलब अगर कॉर्पोरेट या कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रेज कर रहा है आइदर इन द फॉर्म ऑफ लोन या बोरोइंग, तो वो भी कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है, अगर उस ट्रांजैक्शन के पीछे मेन मोटिव क्या है, टू क्रिएट द कैपिटल एसेट्स। ठीक है जी। अब दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो आई थिंक ज्यादा क्लियर हो जाएगा चीजें। मनी मार्केट क्या है, डील्स विद द रेजिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, जबकि कैपिटल मार्केट डील्स विद द रेजिंग एंड यूटिलाइजिंग of funds using of funds for long duration। मनी मार्केट के अंदर here participants borrow money generally to satisfy their working capital requirement, जबकि कैपिटल मार्केट के अंदर here the main motive of participants are generally to satisfy long term capital requirements and financing their assets। मतलब बेसिकली जहां पर हम एसेट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, फंड्स रेज कर। जनरली मनी मार्केट जनरली डील्स विद द डेट इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स, पेपर्स जैसे कमर्शियल पेपर्स, जबकि कैपिटल मार्केट के अंदर इक्विटी सेगमेंट भी होता है जहां हम इक्विटी रेज करते हैं, ओनरशिप कैपिटल, डेट सेगमेंट भी होता है, इनफैक्ट डेरिवेटिव सेगमेंट भी होता है। तो डेरिवेटिव्स के बारे में हो सकता है आपने सुन रखा हो सकता है आपने ना सुन रखा हो, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Here the major participants are मनी मार्केट के अंदर जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स का मतलब जो जनरली 2 लाख या उससे कम में डील करते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर्स मनी मार्केट का पार्ट नहीं होते। तो जनरली गवर्नमेंट या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस मार्केट के अंदर एक दूसरे के साथ डील करते हैं। लेकिन जब कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो मेरे जैसे और आप जैसे लोग भी शेयर्स परचेज करते हैं। तो जी यहाँ पर कंपनीज भी पार्टिसिपेंट्स है, इंस्टीट्यूशंस भी पार्टिसिपेंट है, गवर्नमेंट भी अपनी सिक्योरिटीज इश्यू करती है और सिक्योरिटीज मार्केट में लिस्ट करवाती है, तो गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेंट है। इवन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्हें हम कहेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स, वो भी पार्टिसिपेंट। मनी मार्केट इज बेसिकली होल सेल डेट मार्केट, जहां पर छोटी क्वांटिटी में तो बात की नहीं जाती, बड़ी क्वांटिटी में। अगर हम कमर्शियल पेपर की बात करें तो एक कमर्शियल पेपर कम से कम 5 लाख का,
जबकि अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें, मैं चाहूं तो इवन एक सिंगल शेयर भी परचेज कर सकता हूं कैपिटल मार्केट, राइट। तो जी यहाँ पर होलसेल ट्रांजैक्शंस भी होती है कैपिटल मार्केट में और रिटेल ट्रांजैक्शंस भी होती है। मनी मार्केट इज मेनली रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जबकि कैपिटल मार्केट इज मेनली रेगुलेटेड बाय सेबी। हाँ, जब कैपिटल मार्केट में हम अदर फॉर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग या फाइनेंस की बात करते हैं तो ये फिर दोबारा आरबीआई के अंडर, बट सिक्योरिटीज मार्केट इज रेगुलेटेड बाय द सेबी। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी सिक्योरिटीज मार्केट की, जो कि हमारा सबसे मेन कंसेप्ट है इस सब्जेक्ट में। सिक्योरिटीज मार्केट को ना मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, हिस्ट्री से लेके चलते हैं। तो जी सिक्योरिटीज मार्केट की हिस्ट्री बेसिकली इंडिया में बहुत पुरानी है, कम से कम 200 साल पुरानी है ऑन रिकॉर्ड। मतलब जब से इंडिया ब्रिटिशर्स का आप कह सकते हैं गुलाम था या इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, राइट, नियरली 200 ईयर्स ओल्ड। सिक्योरिटीज मार्केट का मतलब क्या है सर? कहता है जी सिक्योरिटीज मार्केट का बड़ा सिंपल सा मतलब है अ मार्केट, अ प्लेस वेयर वन कैन ट्रेड। अब जी सिक्योरिटीज वर्ड कहां पर डिफाइंड है? बेसिकली आपने अगर मॉड्यूल 1 पढ़ा है, कंपनी लॉ पढ़ा है, तो वहां पर भी आपने ये वर्ड बार बार सुना होगा, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज वर्ड एक्चुअल में डिफाइंड है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में, कंपनी लॉ में डिफाइंड नहीं है, सेबी में डिफाइंड नहीं है, डिपॉजिटरी एक्ट में डिफाइंड नहीं है। कहां पर डिफाइंड है? सिर्फ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में। और जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की डेफिनेशन है वो ही बाकी सारे एक्ट्स ने एक्सेप्ट की, राइट। तो किसी भी एक्ट में आप पढ़ोगे सिक्योरिटीज का मतलब लिखा होगा एज पर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ठीक है जी। इन जनरल सिक्योरिटी वर्ड का मतलब क्या? मैं कहीं भी इन्वेस्ट करता हूं, जैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, अब कहने के लिए मैं कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहा हूं या कंपनी के बॉन्ड्स परचेज कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैंने कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया? मैंने कहा जी मैंने कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, इस फॉर्म में, शेयर कैपिटल के फॉर्म। तो मेरे पास क्या प्रूफ है? तो जो मुझे कंपनी प्रूफ दे रही है वो मेरे लिए क्या है? सिक्योरिटी, मेरे फंड्स की सिक्योरिटी कि हाँ भैया मेरा पैसा सेफ है क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। और वहीं से ये वर्ड डिराइव किया गया सिक्योरिटीज। तो अगर मैं कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, चाहे इन द फॉर्म ऑफ शेयर, चाहे इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, चाहे इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, चाहे मैं म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स परचेज कर रहा हूं, चाहे मैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूं और उसकी मुझे यूनिट्स मिल रही है, तो ये सारी क्या है? कहता है जी सिक्योरिटीज ही तो है, सिक्योरिटी ही तो है, प्रूफ ही तो है कि मैंने यहां पर इन्वेस्ट कर रखा है, राइट। तो सिक्योरिटी वर्ड काफी वाइड है और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वर्ड को, क्योंकि हमारा अगर हम लोग अपना सिलेबस देखते हैं तो चैप्टर नंबर 1 क्या है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। दिस इज चैप्टर नंबर, जिसके अंदर सिक्योरिटी वर्ड को काफी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फॉर द टाइमिंग मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है जी। तो सिक्योरिटीज मार्केट क्या हो गई? कहता है जी एक ऐसा प्लेस जहां पर हम सिक्योरिटीज को ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अब जी सिक्योरिटीज मार्केट फिजिकल भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है। देखिए अगेन, हो सकता है आपको बहुत नॉलेज हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज हो क्योंकि वो सिक्योरिटीज मार्केट में डील कर रहे हैं, लेकिन हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और मैं मान के चलूंगा कि भैया ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो CSET क्लियर करके डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में आए हैं, जिन्होंने कभी सिक्योरिटी लॉज नहीं पढ़ा हुआ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। तो जी एक्चुअल में जब हम सिक्योरिटीज मार्केट की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज। द आंसर इज नो। स्टॉक एक्सचेंज इज अ सिक्योरिटी मार्केट, लेकिन हम सिक्योरिटीज मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज वर्ड से रिप्लेस नहीं कर सकते। जब मैं सिक्योरिटीज मार्केट की बात कर रहा हूं तो मैं कहता हूं जी कोई ऐसा प्लेस जहां पर वी आर ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, तो दैट मे बी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, दैट मे बी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी। ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज भी ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज की, इवन दैट इज ऑल्सो सिक्योरिटी मार्केट, अ प्लेस वेयर वी कैन ट्रेड द सिक्योरिटीज। एंड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज भी सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। जो यहां पर ट्रेडिंग हो रही है वो रेगुलराइज्ड है,
मतलब कोई ना कोई रेगुलेटर है जो इस ट्रांजैक्शन या इन ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट कर रहा है, जो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कर रहा है, राइट। तो पॉसिबल है कि भैया ये जो सिक्योरिटीज मार्केट है, कहता है जी ये हो सकता है फिजिकल हो सकता है ऑनलाइन मार्केट हो। फिजिकल मार्केट का मतलब क्या हो गया, मान के चलते हैं जी एक पार्क है। अब जी उस पार्क में एक बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, राइट, कोई भी आप पेड़ ले लीजिए। तो पूरा एक वहां पर पेड़ है जी, पेड़ चबूतरा बना रखा है। अब जी वहां खड़े होकर कुछ लोग कहते हैं जी ये हमारा सिक्योरिटीज मार्केट है। तो एक जना यहाँ पर खड़ा होएगा और वो नीलामी लगा रहा होगा शेयर्स की, इसके बिहाफ पर, जो अपने शेयर सेल करना चाहता है, राइट। तो जो लोग अपने शेयर सेल करना चाहते हैं वो भी इस पार्क में आए हैं, जो लोग परचेज करना चाहते हैं वो भी इस पार्क में आए हैं। और यहाँ पर जो बंदा खड़ा है वो नीलामी लगा रहा है, हाँ जी रिलायंस 500 500 500 200 शेयर है जी 500 रुपये में, 500 रुपये में अवेलेबल। तो ये क्या है, यहाँ पर शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है, दिस इज ऑल्सो सिक्योरिटीज मार्केट, राइट। तो ये क्या है, फिजिकल सिक्योरिटी मार्केट। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो जी आप एनएससी पर, बीएससी पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अपने घर बैठे बैठे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप अपनी कोटेशन डाल रहे हैं, वो कोटेशन स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर पर रिफ्लेक्ट हो रही है। और जब सेलर और बायर दोनों अपनी अपनी कोटेशंस डालता है, स्टॉक एक्सचेंज का सर्वर उन कोटेशंस को मैच करता है, ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, दैट इज ऑनलाइन। तो सिंपल सी चीज, अ प्लेस वेयर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस, दैट इज सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है जी। तो जब भी कोई कंपनी या कोई भी अदर इशूअर का मतलब जैसे म्यूचुअल फंड्स है, जैसे कि गवर्नमेंट है, raise funds from the public by issuing different securities, there must be a place where such securities can be traded. The securities market provide liquidity to the investors. सिंपल सी बात है, आप किसी भी कंपनी या किसी भी इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटीज में तब इन्वेस्ट करोगे जब आपके पास कोई ना कोई ऐसी मार्केट होगी जहां पर आप उन सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हो। मान के चलिए मैं कोई कंपनी है XYZ, उस कंपनी के शेयर्स परचेज करता हूं और मुझे पता है कंपनी बहुत अच्छी है और मुझे कंपनी से प्रॉफिट मिलने ही मिलने वाला है, कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, जिस बिजनेस में कंपनी है उसमें रिस्क भी नहीं है, राइट। लेकिन मैं उन सिक्योरिटीज को सेल नहीं कर सकता। अगर मैं उन सिक्योरिटीज को सेल नहीं कर सकता तो क्या वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है? द आंसर इज नो। वो मेरे लिए ब्लॉक्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ब्लॉक्ड इन्वेस्टमेंट। एक घर परचेज किया जिसकी कीमत थी 2 करोड़ रुपए, लेकिन मुझे वो घर मिला 1 करोड़ रुपए का, राइट। अब जी इस घर में मुझे रहना नहीं है, मैंने तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज किया था, बट मैं इसे बेच नहीं पा रहा हूं। मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूं ये बिक नहीं रहा है, धीरे धीरे ये घर खंडर हो गया जी। तो क्या ये मेरी इन्वेस्टमेंट है? क्या मुझे प्रॉफिट हुआ? द आंसर इज नो। चाहे 2 करोड़ की चीज 1 करोड़ में मिल गई, लेकिन अगर मैं उसे आगे बेच ही नहीं सकता तो वो मेरे लिए लॉस है, क्लियर कट लॉस है, राइट। तो इसलिए जब भी हम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं हमें कोई ना कोई मार्केट चाहिए जहां पर हम, जब हमें अपनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो, अपने फंड्स की जरूरत हो, तो हम उस मार्केट में उसको सेल करके, सिक्योरिटीज को सेल करके अपने फंड्स रिकवर कर सके, राइट। तो सिक्योरिटीज मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? टू प्रोवाइड द लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर्स। उसके अलावा जी जब सिक्योरिटीज मार्केट में 4 लोग आपस में मिलते हैं, आपस में बात करते हैं क्या चल रहा है जी मार्केट में, कौन सी कंपनी की क्या पोजीशन है, कौन सी कंपनी लॉस दे रही है, कौन सी कंपनी प्रॉफिट दे रही है, मतलब एक दूसरे के साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर मैं फिजिकल सिक्योरिटीज मार्केट की बात करूं, अगर मैं ऑनलाइन सिक्योरिटी मार्केट की बात करूं तो जी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर कंपनीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, हाँ जी कंपनी की ये बोर्ड मीटिंग होने वाली है, इस बोर्ड मीटिंग में ये डिसीजंस लिए जाएंगे। तो कुल मिला के इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोग डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करते हैं, राइट। तो सिक्योरिटीज मार्केट में जब डिमांड एंड सप्लाई होती है उससे हम लोग किसी भी सिक्योरिटी का राइट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई मार्केट प्लेस ही नहीं है, जैसे कि हम लोग जब CS फाउंडेशन में थे, हमारे टाइम में फाउंडेशन था, CS नहीं था, हम लोग जब CS फाउंडेशन में थे तो हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर थे, वो साउथ अफ्रीका से घूम के आए थे,
तो साउथ अफ्रीका में वो कह रहे जी मैं एक ऐसी जगह गया हूँ जहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स उगते हैं, लेकिन वो जगह मार्केट से कनेक्टेड नहीं है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है वहाँ पर। तो जो चीज़ वहाँ पर 2 रुपए की है, मार्केट के अंदर 100 रुपए की है। अगर मार्केट है तभी तो वहाँ पर कस्टमर आएगा, डिमांड क्रिएट करेगा। अगर मार्केट है तभी तो वहाँ पर सप्लायर आएगा, सप्लाई क्रिएट करेगा, और डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर हम लोग एक्चुअल प्राइस फाइंड आउट कर पाएंगे किसी भी सिक्योरिटी का, किसी भी शेयर का। अगर कोई मार्केट ही नहीं होगी तो भैया किसे पता कि क्या रेट चल रहा है किस शेयर का। मेरे पास रिलायंस के शेयर है, लेकिन कोई मार्केट नहीं है जहां पर उन शेयर्स की सेल परचेज होती है, तो मुझे कैसे पता कि एक्चुअल में क्या प्राइस चल रहा है रिलायंस का। सामने वाला कहेगा मुझे पैसों की जरूरत है, सामने वाला कहेगा भैया 400 रुपये में लूंगा, मुझे एक्चुअल प्राइस पता ही नहीं क्या चल रहा है रिलायंस का, तो ले ले भाई 400 रुपये में ले ले, चाहे उसका एक्चुअल प्राइस 600 रुपये हो, राइट। तो जी सिक्योरिटीज मार्केट का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, राइट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड ऑल्सो वेरियस ऑप्शंस वेयर वी कैन इन्वेस्ट। अगर कोई मार्केट है जहां पर 4 लोग आपस में एक दूसरे के साथ मीट कर रहे हैं, तो हमें भी पता चलेगा भी क्या क्या ऑप्शन है मार्केट में, हो इस कंपनी में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, उस कंपनी में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, राइट। द सिक्योरिटीज मार्केट इज अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स, mobilizes and channelizes savings, provide liquidity to the investor, is a place for purchase and sale of the security। ठीक है, तो आई थिंक एक ओवरव्यू क्लियर हो गया कि हाँ जी सिक्योरिटीज मार्केट क्या होती है। अब जी इंडिया में जो सिक्योरिटीज मार्केट की हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है, जैसे मैंने आपको कहा कि ऑन रिकॉर्ड्स नियरली 200 ईयर्स ओल्ड हमारे पास सिक्योरिटीज मार्केट की हिस्ट्री है। मतलब जब इंडिया में कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस लाया गया था, हम मान के चल रहे हैं जी तब से ही इंडिया में सिक्योरिटीज मार्केट की हिस्ट्री है, ठीक है। बट इनिशियली जो सिक्योरिटीज मार्केट थी इंडिया में वो जनरली हम कहते थे मुंबई में ही होती थी। तो जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली मुंबई से ही स्टार्ट हुआ था इंडिया में, और वहीं पर ही एक छोटी सी मार्केट क्रिएट हुई जिसे हम कहेंगे कि भैया सिक्योरिटीज मार्केट है ये, जहां पर कुछ ब्रोकर्स बेसिकली डोमिनेट करते। तो इनिशियली इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट वाज डोमिनेटेड बाय फ्यू ब्रोकर्स। अब जी कुछ ब्रोकर डोमिनेट करते थे, चीजें ऑनलाइन भी नहीं थी, ऑनलाइन नहीं थी तो ट्रांसपेरेंट भी नहीं थी। अब मान के चलिए जी मैं यहां पर दिल्ली में बैठा हुआ हूं, मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, मैं वो शेयर्स बेचना चाहता हूं, ठीक है। तो दिल्ली में जो भी ब्रोकर बैठा हुआ है मैं उस ब्रोकर के पास जाता हूं कि भैया मैं ये शेयर सेल करना चाहता हूं। वो ब्रोकर मुझे कहेगा ठीक है भैया मैं मुंबई से पता करवाता हूँ क्या रेट चल रहा है। अब जी मुंबई से जो रेट मिलेगा ब्रोकर दे देगा मुझे। अब मुंबई में कौन रेट दे रहा है, कहता है वो जो फ्यू ब्रोकर्स है जिन्होंने पूरी सिक्योरिटीज मार्केट को डोमिनेट कर रखा था, कुछ ब्रोकर्स। अब जी कुछ ही ब्रोकर्स हैं तो अपने हिसाब से प्राइस ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्राइस कम भी कर सकते हैं। वो ये भी शो कर सकते हैं कि यार डिमांड बहुत है इस शेयर की तो मार्केट में, वो ये भी शो कर सकते हैं भैया इस शेयर की तो कोई डिमांड ही नहीं मार्केट, राइट। अब जो मुंबई में स्टॉक ब्रोकर बैठा हुआ है उसको पता है कि भैया एज पर द डिमांड शेयर का रेट कम से कम 200 रुपये है, वो फिर भी शेयर का रेट क्या बताता है 150। मेरे पास तो कोई वे आउट है नहीं ये पता करने के लिए कि एक्चुअल में शेयर का रेट 200 रुपये या 150 रुपये। तो भैया मैं 150 रुपये में शेयर दे दूंगा ब्रोकर को, और ब्रोकर वही शेयर आगे 200 रुपये में बेच देगा। तो ब्रोकर खुद कितने अर्न कर गया, 50 रुपये। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, ब्रोकर खुद कितने रुपए अर्न कर गया, 50 रुपये, और उसके अलावा ट्रांजैक्शन के नाम की मुझसे कमीशन भी लेगा। क्या ये ब्रोकर का काम है? द आंसर इज नो। एक्चुअल में ये ब्रोकर का काम नहीं है। ब्रोकर का काम क्या होना चाहिए, अपने क्लाइंट्स की ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करवाना, जो प्राइस सामने से मिल रहा है वही प्राइस अपने क्लाइंट को देना, और इस ट्रांजैक्शन के लिए ब्रोकर कैन चार्ज द कमीशन। सीधी सी बात है। बट अगर ब्रोकर ही चीजों को मैन्युपुलेट करेगा, खुद कम में खरीद के अपने पास रख लेगा और सामने वाले को ज्यादा में देगा, तो ये भैया 200 रुपये मेरा हक था जबकि मुझे सिर्फ 150 रुपये मिला, 50 रुपये ब्रोकर मेरा हक मार गया। और एक्चुअल में यही होता था इनिशियली।
राइट। हाँ जी। Very soon government realized that these brokers can easily manipulate the market by overpricing या underpricing the securities, by creating excess demand या फिर less demand of the securities. Thus, for protecting the interest of the investors and proper growth of the securities market must be regulated. ठीक है जी। तो जब हम रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहला एक्ट हमारे दिमाग में आता है द कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947। तो जी एक्ट आप देख सकते हैं कब का है, 1947 का, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस का एक्ट है। ठीक है। और ये एक्ट किस लिए लाया गया था बेसिकली, क्योंकि उस वक्त तक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इंडिया में अपने पैर जमाने लग गया था। कंपनीज कैपिटल इश्यू करने लग गई थी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। अब जी गवर्नमेंट इन चीजों को कंट्रोल करना चाहती थी। ध्यान से बात को समझिए, इंडिया कैसे गुलाम बनी थी, क्योंकि एक कंपनी आई इंग्लैंड से, ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी ने इंडिया में अपने पैर जमाने शुरू किए। शुरुआत में ट्रेड करने के लिए आई थी, धीरे धीरे लैंड एक्वायर करी, पावर कंसंट्रेट करी, अपनी खुद की मिलिट्री खड़ी कर दी और धीरे धीरे करके पूरे इंडिया को गुलाम बना लिया। तो जी इंडियन जो लीडर्स थे या पॉलिसी मेकर्स थे उनका माइंड कहता था कि भैया कैपिटल जो है वो कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या है, ओनरशिप, और ओनरशिप का मतलब पावर। जिसकी कैपिटल उसके पास ओनरशिप, जिसके पास ओनरशिप उसके पावर, वो रूल कर सकता है। तो गवर्नमेंट का मानना था कि भैया कैपिटल किसे मिलनी चाहिए किसे नहीं मिलनी चाहिए ये खुद गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्ट लाया गया था। तो एक्ट वाज एम टू प्रोवाइड द कंट्रोल ओवर द इश्यू ऑफ कैपिटल। According to the act, no company incorporated in India shall issue securities without the consent of the central government. तो बेसिकली इस एक्ट के अंदर पावर किसको दी गई थी, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। तो ये क्या थी, अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो इस एक्ट के अंदर पावर दी गई कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। इसका मतलब किसी भी कंपनी को अगर कैपिटल इशू करनी थी तो पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू से परमिशन लेनी पड़ती, CCI इन शॉर्ट। ठीक है। फर्दर एक्ट प्रोहिबिटेड एवरीवन टू डील इन द सिक्योरिटीज विच वर इशूड विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेन मोटिव क्या था एक्ट का, इस चीज को कंट्रोल करना कि कौन कैपिटल इशू कर सकता है और किससे कैपिटल दी जा सकती है। राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट हु कुड डिसाइड दैट हु वुड बी द इंचार्ज ऑफ द कैपिटल, क्योंकि कैपिटल लीड्स टू ओनरशिप एंड ओनरशिप लीड्स टू पावर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी गवर्नमेंट डरी हुई थी उस वक्त। गवर्नमेंट को लगता था कि भैया अगर दोबारा से आउटसाइडर्स को कैपिटल दे दी जाएगी तो कोई और आउटसाइडर इंडिया में आके बैठ जाएगा और दोबारा से इंडिया को गुलाम बना लेगा। राइट। या गवर्नमेंट को लगता था अगर इंडिया में ही किसी के पास कैपिटल कंसंट्रेशन हो जाएगी, पावर कंसंट्रेशन हो जाएगी, तो दोबारा से वो इंडिया को अपना गुलाम बना लेगा। तो गवर्नमेंट को लगता था कि भैया हम लोग रेगुलेट करेंगे इस चीज को कि कौन एक्चुअल में कैपिटल इशू कर सकता है, कितनी कैपिटल इशू की जा सकती है और किसको कैपिटल इशू की जा सकती है। ठीक है। उसके बाद जी आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास आया कंपनीज एक्ट 1956। और कंपनीज एक्ट 1956 ने पब्लिक कंपनीज को अलाउ किया कि पब्लिक कंपनीज कैन इशू द सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। अब जी पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू की जाएगी तो सिक्योरिटीज को रेगुलेट करना बड़ा जरूरी है। राइट। सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर सिक्योरिटीज मार्केट में कुछ ही मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ ही मेजर ब्रोकर्स हैं और वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैन्युपुलेट कर सकते हैं, शेयर्स के प्राइस को मैन्युपुलेट कर सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई को मैन्युपुलेट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट होगा। जैसे मैंने कहा कि एक्चुअल प्राइस था 200 रुपये, लेकिन ब्रोकर ने मुझे दिखाया 150 रुपये। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कोई तरीका नहीं था कैसे फाइंड आउट किया जाए कि क्या एक्चुअल प्राइस है, और कोई प्रॉपर मार्केट नहीं थी। इनफैक्ट उस वक्त तो फ़ोन वगैरह भी नहीं थे। राइट। तो मैन्युपुलेशन बहुत ईजी थी उस वक्त।
तो इसलिए गवर्नमेंट को लगा कि भैया सिक्योरिटीज मार्केट को, और जो भी उस वक्त स्टॉक एक्सचेंजेस थे, स्टॉक एक्सचेंजेस का मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विच इज फैसिलिटेटिंग द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, राइट। तो जो भी उस वक्त स्टॉक एक्सचेंजेस थे उन सबको रेगुलेट करने के लिए देयर मस्ट बी सम एक्ट। तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 इंट्रोड्यूस। तो जैसे ही कंपनीज एक्ट 1956 आया वैसे ही सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 आया, which was effective from 16 Feb 1957. It was virtually the first act to regulate the securities market and the stock exchange in India. ठीक है जी। अब एक्ट का प्रियम्बल क्या कहता है? An act to prevent undesirable transactions in the securities by regulating लिखा हुआ है, regulating the business of dealing in security। ठीक है जी। तो कुल मिला के एक्ट का मेन मोटिव था टू प्रिवेंट द अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शंस इन द सिक्योरिटी। वो कैसे पॉसिबल है कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस कहां पर होती है सिक्योरिटीज में? कहता है या तो स्टॉक एक्सचेंज पे या स्टॉक एक्सचेंज के बाहर आपस में लोग ट्रांजैक्ट करते हैं। अब जी स्टॉक एक्सचेंज के बाहर क्या हो रहा है ये तो पॉसिबल नहीं है हर आदमी के डे टू डे लाइफ में झांकना, बट एटलीस्ट स्टॉक एक्सचेंज को तो रेगुलेट किया जा सकता है। तो जी एक्ट ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज जितने भी हैं इंडिया में, जो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्लियर कट सी बात, जो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, मतलब एक एक कमरे के अंदर 4 लोग बैठ गए, एक ही परिवार के 4 लोग बैठ गए और सारे शहर में पंपलेट बंटवा दिया कि भैया हाँ हम यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज खोल के बैठे हैं, अगर आपको अपनी सिक्योरिटीज सेल करनी है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपको सिक्योरिटीज बाय करनी है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो वो लोग अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज कहते थे। गवर्नमेंट ने कहा नहीं भैया ऐसे स्टॉक एक्सचेंज आप डील नहीं कर सकते, आपको अपने स्टॉक एक्सचेंज को हमारे पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा। बेसिकली यू मस्ट गेट रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ओनली अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जिसे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, सिर्फ ऐसी स्टॉक एक्सचेंज ही लीगली एज स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन कर सकते। क्योंकि जब आप अपने आप को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाएंगे, रिकॉग्नाइज करवाएंगे, आप बताएंगे कि भाई हम कौन कौन लोग हैं, हमारा क्या वर्किंग प्रोसीजर है, गवर्नमेंट आपसे रेगुलर बेसिस पर डेटा लेगी, गवर्नमेंट आपको कंट्रोल कर सकती है और कोशिश कर सकती है कि आप अपने स्टॉक एक्सचेंज में माल प्रैक्टिस फॉलो मत कीजिए, राइट। बट एक्चुअल में था क्या कि शुरुआत में इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज थे देवर इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, HUF और सोसाइटीज। मतलब घर में 4 मेंबर इकट्ठे हुए, चल भैया स्टॉक एक्सचेंज खोल के बैठ जाएंगे, या 4 दोस्त मिले, चल भैया स्टॉक एक्सचेंज खोल के बैठ जाएंगे, ठीक है। एक्चुअल में जब हम स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन देखते हैं इस एक्ट में ही, तो स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है? स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एन एसोसिएशन विच वर्क फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटी। स्टॉक एक्सचेंज का काम होना चाहिए कि वो इन्वेस्टर्स की हेल्प करे किस चीज में? सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग में, राइट। स्टॉक एक्सचेंज मतलब जो लोग, जैसे मैं कह रहा हूं जी 4 लोग हैं, 4 लोग मिलकर एक कमरे में जाकर बैठ गए और उन्होंने सारी दुनिया में पोस्टर छपवा दिया कि हाँ भैया अगर आपको अपनी सिक्योरिटीज सेल करनी है या फिर आपको अपनी सिक्योरिटीज मतलब आपको सिक्योरिटीज बाय करनी है तो आप हमारे पास आइए। तो जी बट ऑब्वियस सी बात है जब लोगों को पता चलेगा ओहो उस कमरे में लोग इकट्ठे हो रहे हैं सिक्योरिटीज बेचने के लिए, खरीदने के लिए, तो बट ऑब्वियस सी बात है लोग आ ही जाएंगे। तो जी यहाँ पर हमने अपना एक बंदा बिठा दिया, भैया जिसने भी सिक्योरिटीज बेचनी है इसके पास लिखवा दो आपके पास कितनी सिक्योरिटीज और किस प्राइस पर आप सेल करना चाहते हो। जिसने भी सिक्योरिटीज परचेज करनी है वो भी लिखवा दो आपके पास कितनी, मतलब कितनी सिक्योरिटीज किस प्राइस पर परचेज करना चाहते हो, कौन से कंपनी की सिक्योरिटीज परचेज करना चाहते हो, ठीक है जी। फिर यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया, यहाँ प्लेटफॉर्म पर एक बंदा खड़ा कर दिया और वो चीख चीख के हाँ भैया 500 सिक्योरिटीज अवेलेबल है रिलायंस की, 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये, चलो बिक गई बिक गई बिक गई। ये एक्चुअल में स्टॉक एक्सचेंज था।
शुरुआत में, राइट। अब यहां पर क्या किसी का कंट्रोल है? द आंसर इज नो। जो कुछ भी हो रहा है अंदर खाने वो 4 लोगों को पता है, ए बी सी डी मान के चलते हैं 4 लोग हैं, जो कुछ भी हो रहा है अंदर खाने वो 4 लोगों को पता है। अब वो चाहे तो किसी भी सिक्योरिटी की डिमांड ज्यादा दिखा सकते हैं, वो चाहे तो किसी भी सिक्योरिटी की डिमांड कम दिखा सकते हैं, वो चाहे तो किसी भी शेयर को ओवर प्राइस दिखा सकते हैं, चाहे तो किसी भी शेयर को अंडर प्राइस दिखा सकते हैं। बेसिकली इन सब चीजों में नुकसान किसका होगा? कहता है जी नुकसान इन्वेस्टर का होगा, सिक्योरिटी होल्डर का होगा, राइट। कायदे से क्या होना चाहिए कि भैया एक्स बेचना चाहता है 500 शेयर्स कितने रुपए में? लेट्स से ₹100 पर शेयर। वाई परचेज करना चाहता है उसी कंपनी के 500 शेयर्स, लेट्स से एट द रेट ऑफ ₹100 पर शेयर। ट्रांजैक्शन मैच हो रही है, तो कायदे से ब्रोकर को ट्रांजैक्शन मैच हो रही है तो एक्स से शेयर्स ले वाई को दे दे, ठीक है। और जो भी कंसिडरेशन बनती है वो वाई से ले एक्स को दे दे और बीच में अपनी कमीशन ले, जो भी कमीशन बनती है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या था कि ब्रोकर शो करेगा एक्स को, यार इस शेयर की तो डिमांड ही नहीं है मार्केट में, कोई खरीदारी नहीं है, भैया देख लो 90 रुपए में देना हो तो मैं ले लूंगा। तो ब्रोकर एक्स से 90 रुपए में लेगा और वाई को 100 रुपए में दे देगा। एक्चुअल में यहां पर कौन अर्न कर रहा है? ब्रोकर अर्न कर रहा है। ये जो 10 रुपए ब्रोकर ने कमाए ये एक्चुअल में किसका हक था? एक्स का हक था, जो कि ब्रोकर ने मार लिया। तो इस टाइप की माल प्रैक्टिसेस चलती थी। और वो क्यों चलती थी? क्योंकि यहां पर जब हम स्टॉक एक्सचेंज को एसोसिएशन ऑफ पर्सन के तौर पे चला रहे हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के तौर पे चला रहे हैं, या एचयूएफ के तौर पे चला रहे हैं, या पार्टनरशिप के तौर पे चला रहे हैं, तो जो भी स्टॉक एक्सचेंज को प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट एक्चुअल में किसका है? स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स का। जो भी प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट किसका है? स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स का। अब भैया ए अपने क्लाइंट्स की ट्रांजैक्शन यहां पर करवाता है, बी अपने क्लाइंट्स की ट्रांजैक्शन करवाता है, सी अपने क्लाइंट्स की, डी अपने क्लाइंट्स की। अब ये शो क्या कर रहे हैं कि देखिए देखिए जी हम तो सिर्फ कमीशन ले रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या ये कमीशन ले रहे थे? द आंसर इज नो। ये प्रॉफिट्स भी जनरेट कर रहे थे जो कि एक्चुअल में शेयर होल्डर का हक था। तो लोगों को लगा नहीं भैया स्टॉक एक्सचेंज इस फॉर्मेट में नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वर द प्रॉफिट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज विच प्रोवोक्ड, जानबूझ के मेंबर्स को उकसाते थे, टू गेट देमसेल्फ एंगेज्ड इन माल प्रैक्टिसेस फॉर मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जी इस एक्ट के अंदर इन 2004 एक स्कीम लाई गई। स्कीम किस चीज के लिए? फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। अब कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब कि भैया आपकी स्टॉक एक्सचेंज किसी भी फॉर्म में है, एओपी, बीओआई, एचयूएफ, सोसाइटी, पार्टनरशिप, किसी भी फॉर्म में है, गेट योर स्टॉक एक्सचेंज कन्वर्टेड इनटू कंपनी फॉर्म। अपनी स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी में कन्वर्ट कीजिए। और किस तरह से कन्वर्ट कीजिए कि भैया देयर शैल बी डीम्यूचुअलाइजेशन, मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मेंबर्स। अब जी स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर्स हैं जिन्हें हम कहेंगे ब्रोकर्स, वो अलग, और स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि कंपनी के फॉर्म में है तो जी कंपनी के शेयर्स जिसने होल्ड कर रखे हैं वो अलग। इससे क्या होगा? अब इससे मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ किस तक बेस्ड रहेंगे? अपनी कमीशन तक। स्टॉक एक्सचेंज को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है मेंबर्स को कोई मतलब नहीं है। मेंबर्स को सिर्फ क्या मतलब है? अपनी कमीशन से मतलब, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का प्रॉफिट या स्टॉक एक्सचेंज का लॉस मेंबर के साथ शेयर नहीं किया, राइट। तो इसलिए कहा गया कि भैया जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस है इंडिया के अंदर जो कि एक्चुअल में इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज काम करना चाहती है, दे मस्ट गेट देमसेल्फ कन्वर्टेड इनटू कंपनी फॉर्म। ठीक है जी, कंसेप्ट बड़ा क्लियर था। स्टॉक एक्सचेंज शुड वर्क फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंजेस शुड नॉट वर्क फॉर द पर्सनल बेनिफिट्स। ठीक है, अब बात करते हैं जी, एंट्री होती है सेबी की, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और अंत होता है जी सीसीआई,
तो जी 1970s में 1980s में हुआ क्या था इंडिया के अंदर, जैसे नई नई कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इंट्रोड्यूस किया गया था और लोगों ने देखा ओहो ये तो बहुत बढ़िया काम है यार, घर बैठे बैठे किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लो, घर बैठे बैठे आपको डिविडेंड मिलेगा, शेयर्स के रेट इंक्रीज होंगे, उन शेयर्स को सेल करके घर बैठे बैठे प्रॉफिट कमाओ। तो डिमांड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि हर कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार, जिसके पास पैसे हैं वो भी, जिसके पास पैसे नहीं है वो भी, बिना सोचे समझे भैया बस शेयर परचेज करना है, चाहे किसी भी कंपनी का शेयर मिल जाए, एक्चुअल में कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक बैंक एम्प्लॉय जिसकी औकात 5,000 रुपये महीने की है, जिसकी सैलरी, वो 50,000 रुपए के शेयर्स परचेज कर रहा है जी, राइट। अब क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा जनरेट हो गई तो प्राइस भी बड़ी तेजी से ऊपर जाने लग गए। जो शेयर 100 रुपए का है वो पता चल रहा है जी 5,000 रुपए का बिक रहा है मार्केट के अंदर। तो भैया बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आई पब्लिक इशू लेकर, शेयर्स सेल करे, पैसा इकट्ठा किया, देखा जनता बेवकूफ है, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर रही है, पैसा इकट्ठा किया और भाग गई। अब जी लोगों की दिक्कत क्या है कि लोग ये नहीं देखते कि हाँ जी हमारी कमी है, हमने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट किया है। लोगों की दिक्कत यह है कि लोग सिर्फ गवर्नमेंट को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते कि भैया गवर्नमेंट की कमी है। तो यहां पर गवर्नमेंट की कमी कह लीजिए, इन्वेस्टर की कमी कह लीजिए, एक पॉइंट ऐसा आया जब इन्वेस्टर्स का फेथ सिक्योरिटीज मार्केट से खत्म होना शुरू हो गया। तो जी इन्वेस्टर्स को लगा कि हमारे साथ चीट किया जा रहा है, उन्होंने अपना ट्रस्ट लूज कर दिया और उन्होंने सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। और कोई भी इकोनॉमी, अगेन घुमा फिरा के सर्कल वहीं पर आता है कि कोई भी इकोनॉमी ऐसी है जहां इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो वो इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर सकती, राइट। तो जी एज ए मेजर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंस्ड द अर्जेंट नीड टू रेगुलेट द स्मूथ एंड सिस्टमैटिक फंक्शनिंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1988 में एक बॉडी एस्टेब्लिश करी जिसका नाम था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शॉर्ट में सेबी, ठीक है जी। लेकिन ये जो अथॉरिटी एस्टेब्लिश की गई थी वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के थ्रू एस्टेब्लिश की गई थी, मतलब कोई भी लॉ नहीं था जिस लॉ में इस अथॉरिटी को कोई पावर हो। भाई किसी भी अथॉरिटी को किसी ना किसी लॉ में पावर होगी ना, अगर किसी भी लॉ में पावर नहीं है किसी अथॉरिटी को तो अथॉरिटी यूजलेस है, बड़ी सिंपल सी बात, राइट। तो कोई ऐसी लॉ ही नहीं था जहां पर इस अथॉरिटी को कोई भी पावर हो। तो होता क्या था भैया, कंपनी ने कोई भी फॉल्ट किया, इन्वेस्टर कंपनी को लिख रहा है कि भैया मेरे शेयर्स नहीं पहुंचे अभी तक, मेरा अलॉटमेंट लेटर नहीं आया अभी तक, कंपनी इन्वेस्टर को जवाब नहीं दे रही, भाड़ में जा। इन्वेस्टर सेबी को लिख रहा है कि जी उस कंपनी ने मेरा अलॉटमेंट लेटर नहीं भेजा अभी तक, सेबी कंपनी को कह रही है कि भैया सामने वाले का अलॉटमेंट लेटर दीजिए, तो कंपनी सेबी को कह रही है भाड़ में जा, तेरे पास कौन सी कोई पावर है किसी लॉ के अंदर। तो जी एक्चुअल पावर सेबी के पास आई 1992 में जब सेबी एक्ट 1992 पास किया, राइट। तो सेबी एक्ट 1992 में सेबी को स्टैट्यूटरी पावर दी गई और सेबी एक्चुअल में कहते हैं ना रियली पावरफुल इंस्टीट्यूशन ओनली सिंस 1990। और क्योंकि सेबी इफेक्टिव हो गई थी तो जी जो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज था उसको रिपील किया गया। हाँ जी, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू को रिपील किया गया, राइट, और उसका ऑफिस खत्म कर दिया गया इन 1990। एक और वजह थी, देखिए 1992 की बात कर रहे हैं, मतलब 1990s की बात कर रहे हैं जब एक्चुअल में लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, राइट। तो इसका मतलब जब हम अपनी इकोनॉमी ओपन कर रहे हैं कि भैया वर्ल्ड वाइड
इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, बाहर के लोग भी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडियन पब्लिक भी किसी भी वेंचर में इन्वेस्ट कर सकती है, तो फिर कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रही ना, राइट। आ जाइए जी, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं जी कॉन्सेप्ट ऑफ डिपॉजिटरी। आज की डेट में आप देखते हैं जो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनएससी है, बीएससी है, राइट, ये सारी क्या है, हैविंग नेशन वाइड टर्मिनल। नेशन वाइड टर्मिनल का मतलब क्या हुआ कि अब आपको मुंबई जाकर उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने शेयर्स बेचने की या शेयर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर बैठे बैठे कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर के थ्रू कोटेशंस डाल सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे कह लीजिए या स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर पे कह लीजिए, राइट। ये पॉसिबल हो पाया डिपॉजिटरी की वजह। देखिए, जब सेबी आई 1992 में, तो सेबी ने देखा जी सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, जो भी करंट हमारा सिस्टम चल रहा है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फिजिकल ट्रांजैक्शंस, फिजिकल सेटलमेंट। अगर सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली की जाए, तो सब चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। भाई एक पेज फेसबुक का मान के चलिए, उस पेज के ऊपर एक कोटेशन डाल रहा है, मैं 500 रुपए में अपने 10 शेयर सेल करना चाहता हूं, तो वो कोटेशन सबको दिखाई दे रही है ना। अब ब्रोकर चीजों को हाइड नहीं कर पाएगा। अगर चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी तो ब्रोकर चीजों को हाइड नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसका मतलब यहां ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और क्लियर कट भी कहेगा ठीक है भैया, आई एम रेडी टू परचेज योर शेयर्स। तो बीच में जो ब्रोकर्स अपना मोटा मार्जिन कमाते थे कमीशन के अलावा, वो चीज खत्म हो जाएगी और इन्वेस्टर को एक्चुअल में उनका सही प्राइस मिल जाएगा, राइट। और बहुत सारे जो ड्रॉबैक्स है जो फिजिकल सिक्योरिटीज से रिलेटेड थे, वो सारे ड्रॉबैक्स भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो जी एक्चुअल में क्या था, 1992 तक आप अगर सिक्योरिटीज परचेज करते हैं किसी कंपनी की, तो कंपनी आपको सर्टिफिकेट इशू करती थी और वो सर्टिफिकेट आप अपने पास रखते थे फिजिकल फॉर्म। लेकिन 1996 में डिपॉजिटरी को इंट्रोड्यूस किया गया। डिपॉजिटरी का मतलब काइंड ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ सिक्योरिटीज। और ये कहा गया कि अगर कोई भी कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है तो भैया उस कंपनी की सारी सिक्योरिटीज किसके पास होगी, डिपॉजिटरी के पास, ठीक है। तो एक तरह से कंपनी अपनी सारी सिक्योरिटीज किसे इशू कर रही है, डिपॉजिटरी को। और डिपॉजिटरी के अकाउंट में, डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में इन्वेस्टर्स के अकाउंट बने होंगे, राइट। और जितनी भी सिक्योरिटीज है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी। इन्वेस्टर्स के इलेक्ट्रॉनिक डीमेट अकाउंट में सिक्योरिटीज रिफ्लेक्ट करें, ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 लाया गया और डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के अंदर डिपॉजिटरीज को एस्टेब्लिश किया गया। बेसिकली इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज है, एक हमारे पास NSDL है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो कि फर्स्ट डिपॉजिटरी थी, एंड इट वाज प्रमोटेड बाय द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड NSC। दूसरी हमारे पास डिपॉजिटरी है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, एंड इट वाज प्रमोटेड बाय द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE together with the leading banks such as SBI, HDFC banks and others, right। तो बेसिकली एट प्रेजेंट इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, एक NSDL और दूसरी CDSL।